हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था भस्म संतृप्त मृदा और भस्म असंतृप्त मृदा। ये टॉपिक अपन कर चुके हैं। भस्म संतृप्त, तो एक क्या पढ़ा था, असंतृप्त मृदा, भस्म संतृप्त मृदा और भस्म असंतृप्त मृदा। ठीक है। अब देखो जी, आज की क्लास में अपन जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे आयन विनिमय का महत्व। क्या करेंगे? आयन विनिमय का महत्व। अब आयन विनिमय का महत्व तुम लोग वैसे तो पढ़ चुके हो कि आयन विनिमय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आयन विनिमय के बिना कोई भी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, किसी भी पोषक तत्व की प्राप्यता नहीं हो सकती, कोई भी मृदा उपजाऊ नहीं हो सकती। फिर भी इसे टेक्निकल ढंग से अपन अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज का हेडिंग डाल लो, आयन विनिमय का महत्व। आयन विनिमय का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ आयन एक्सचेंज। डालिए फटाफट हेडिंग, आयन विनिमय का महत्व। आयन विनिमय का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ आयन एक्सचेंज। इंपॉर्टेंस ऑफ आयन एक्सचेंज। आयन विनिमय का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ आयन एक्सचेंज। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आयन विनिमय का जो महत्व है, ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये पोषक तत्वों की प्राप्यता और अप्राप्यता को क्या करता है? निर्धारित करता है। आयन विनिमय ही बताएगा कि कौन से पोषक तत्व की प्राप्यता बढ़ेगी, कौन से की घटेगी, कोई पोषक तत्व मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, देखो पहले आयन विनिमय पोषक तत्वों की प्राप्यता या अप्राप्यता को निर्धारित करता है। पहला टॉपिक क्या हो गया? आयन विनिमय पोषक तत्वों की प्राप्यता या अप्राप्यता को निर्धारित करता है। ये पोषक तत्वों की प्राप्यता या अप्राप्यता को निर्धारित करता है। ठीक है ना। जैसे आयन विनिमय पोषक तत्वों की प्राप्यता या अप्राप्यता को निर्धारित करता है। जैसे पौधों के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मेन ये होते हैं। सोडियम को मत लेना कभी। ठीक है ना। सोडियम बिल्कुल भस्म विनिमय है, लेकिन सोडियम नुकसान नहीं करता। ठीक है ना। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस इत्यादि की प्राप्यता को बढ़ा या घटा देता है। मतलब प्राप्यता को बढ़ाना तो प्राप्यता निर्धारित होगी, और प्राप्यता को घटाना यानी अप्राप्यता। क्या होगी? अप्राप्यता। तो क्या हो गया? आयन विनिमय जो होता है ये पोषक तत्वों की प्राप्यता या अप्राप्यता को निर्धारित करता है। यानी यही बताता है कि किसी पौधे को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, इसको पोटास बोलते हो, ठीक है ना, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर है? पहला हो गया। अच्छा, अब देखो जी दूसरा। हमें पता है आयन विनिमय जो होता है वो किसी भी मृदा पे या मृदा कोरोइड पे जो होता है ना, वो अधिशोषण के द्वारा होता है। यानी ये अधिशोषित होता है, और ये अधिशोषित होकर क्या करता है? मृदा की संरचना का निर्माण करता है। ये आपको पता है कि एग्रीकल्चर में किसी भी मृदा के उपजाऊ होने या न होने पर, जो ना होने के लिए जो मुख्य कारण जिम्मेदार है वो है मृदा संरचना। अगर मृदा संरचना सही है
तो सही मृदा संरचना या उपयुक्त मृदा संरचना होने पर जो मृदाओं में जो क्या होता है जल निकास और वातन है वो अच्छा होता है, और ऐसी मृदाएं क्या होती है उपजाऊ। और यदि मृदा संरचना सही नहीं है तो या तो वातन नहीं होगा या जल निकास नहीं होगा, इस स्थिति में मृदा उपयोगी होते हुए भी उपजाऊ नहीं होती। तो दूसरा जो कारण है वो देखिए, आयन विनिमय द्वारा विशेष रूप से धनायन, ऋणायन भी होते हैं, ठीक है ना। तो आयन विनिमय द्वारा धनायन मृदा कोलोइडों पर अधिशोषित हो जाते हैं। आयन विनिमय द्वारा धनायन मृदा कोलोइडों पर अधिशोषित हो जाते हैं, जो मृदा संरचना के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है ना। आयन विनिमय द्वारा धनायन मृदा कोलोइडों पर अधिशोषित हो जाते हैं, जो मृदा संरचना के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है ना। अर्थात मृदा संरचना निर्माण के लिए आयन विनिमय उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। ये दो कारण हो गए, ये दो कारण आप बता रहे हो फटाफट, ठीक है ना। पहला कारण तो क्या हो गया, आयन विनिमय द्वारा जो है ना वो पोषक तत्वों की प्राप्यता या अप्राप्यता जो होती है ना वो निर्धारित होती है, प्रभावित होती है। और दूसरा कारण क्या हो गया, ये मृदा संरचना के निर्माण में सहयोग करते हैं या मृदा संरचना के निर्माण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण लो फटाफट। दोनों कारण उतार लीजिए। पहला कारण जो है ना वो पोषक तत्वों की प्राप्यता को बताता है, और दूसरा मृदा संरचना जो है ना उसके लिए। हो गया। अब देखो नेक्स्ट आयन विनिमय का नेक्स्ट मेथड। पोषक तत्वों की प्राप्यता होगी और मृदा संरचना होगी। अब मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो तीसरा मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी आयन विनिमय से प्रभावित होती है या संपन्न होती है। इसी से संपन्न होती है, ये प्रभावित करता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी आयन विनिमय से प्रभावित होती है या संपन्न होती है, ठीक है ना। देख लो, मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी आयन विनिमय से क्या होती है, प्रभावित होती है या संपन्न होती है। जैसे ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज होता है, जैसे कले खनिज का विकास, कले का निर्माण, इसका एक प्रकरण होता है कले खनिज का विकास।
ठीक है ना, जैसे क्ले खनिज का विकास, ठीक है ना। इसके साथ क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय मृदाओं के निर्माण का नियंत्रण, मृदा के निर्माण की कुछ प्रक्रम है, पहले चैप्टर में तुम पढ़ोगे, उसमें क्ले खनिज का विकास, क्षेत्रीय व अंतर क्षेत्रीय मृदा निर्माण का नियंत्रण, क्षेत्रीय व अंतर क्षेत्रीय मृदा निर्माण प्रक्रम का नियंत्रण इत्यादि, ये सारे के सारे क्या आते हैं, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में आते हैं। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में, ये मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भी क्या होती है, आयन विनिमय से प्रभावित होती है, आयन विनिमय से प्रभावित होती है या आयन विनिमय से संपन्न होती है। और इसमें क्या क्या होते हैं, क्ले खनिज का विकास, क्षेत्रीय व अंतर क्षेत्रीय मृदा निर्माण या प्रक्रम का क्या होता है, नियंत्रण, इसे बोलते हैं जोनल और इंटरन जोनल, ठीक है ना। चलो ये उतार लो। ठीक है, अब देखो नंबर 4, यह है उर्वरकों के प्रभाव का नियंत्रण करता है, उर्वरकों का प्रभाव। 5वां, यह उर्वरकों के उपयोग का नियंत्रण करता है, यानी उर्वरकों का प्रभाव क्या पड़ेगा और उर्वरकों का उपयोग कितना और कैसे करना है, वो दोनों के दोनों किस पर निर्भर करते हैं, आयन विनिमय पर। यह उर्वरकों के प्रभाव का और उर्वरकों के उपयोग का, दोनों का क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है ना। और देखो नेक्स्ट नंबर 6, यह अम्लीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। सीधी सी बात है, यदि मृदा बहुत ज्यादा अम्लीय है या बहुत ज्यादा क्षारीय है तो दोनों स्थितियों में वो क्या होती है, उपयोगी नहीं है। तो अम्लीय मृदाओं में क्या करते हैं, H+ और एल्यूमिनियम को हटा के कैल्शियम को बढ़ाते हैं, और क्षारीय मृदाओं में क्या करते हैं, सोडियम को हटाते हैं, कैल्शियम को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के मृदाओं में क्या करता है, सुधार में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो इस प्रकार से अपन ने 6 टॉपिक पढ़ लिए, ये 6 के 6 वो बिंदु है जो क्या करते हैं, आयन विनिमय के उपयोग, ठीक है ना। उतार लो फटाफट, 3 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, उतार लीजिए। हाँ जी, हो गया। तीसरा पॉइंट था, मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी आयन विनिमय से प्रभावित होती है या संपन्न होती है, जैसे क्ले खनिज का विकास, क्षेत्रीय व अंतर क्षेत्रीय मृदा निर्माण प्रक्रम का नियंत्रण इत्यादि। उसके बाद यह उर्वरकों के प्रभाव का नियंत्रण करता है, और फिर यह उर्वरकों के उपयोग का नियंत्रण करता है, और लास्ट में आता है यह अम्लीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है ना, यहाँ तक कर लिया। इसके साथ ही आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मैं लास्ट क्लास में कहा था चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन एक टॉपिक बच गया था कि ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो, इस चैप्टर में जितना भी काम करवाया है, अब उन सब के लिए मैं कुछ 10-15 लाइनें लिखाऊंगा जो पूरे चैप्टर में आई हुई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट चीज़ों को दोबारा क्या कर देगी, एक बार रिवाइज कर देगी। तो तुम एक बार ये सारा उतार लो और उसके बाद लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है वो सारा का सारा एक बार यहाँ रिवाइज करेंगे, और तुम जब भी
एक बार इसको पढ़ लोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि हाँ आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है सिर्फ ये पढ़ने से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चैप्टर आयन एक्सचेंज, यानी आयन एक्सचेंज जो चैप्टर है इसके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आयन एक्सचेंज है तो सबसे पहले बात करेंगे आयन की। आवेशित प्रजाति आयन कहलाती है, पहला पॉइंट यही है। आयन वो है जिस पे आवेश पाया जाए, वो चाहे तत्व हो, चाहे अणु का रूप हो, एकल परमाणु हो, बहुपरमाणु हो, कुछ भी हो, आयन वो है जिस पे क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। अब ये आवेश कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और अपने यहाँ कौन से आयन ज्यादातर काम में आए वो मैं लिख देता हूँ, Ca+2 Mg+2 Na+, Ka+, Al+3 H+, इनके अलावा Al OH+2 Al OH twice+, SO4-2 Cl-, NO3-, PO4-3 H2PO4-1 HPO4-2, ठीक है ना। और इसके बाद एटसेट्रा, ये सारे के सारे आयन हैं। अब ये आवेशित प्रजातियां हैं, एकल परमाणु भी हो सकता है, यहाँ तक मैंने एकल परमाणु के एग्जाम्पल लिखे हैं, ये एकल परमाणु है यानी एक ही परमाणु पे है, ये एकल परमाणु है, एकल परमाणु है, एकल परमाणु है और ये एकल परमाणु है। इनके अलावा जितने भी हैं वो बहुपरमाणु भी है, ठीक है ना। तो आज के जो टॉपिक का, आज के चैप्टर का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो, आवेशित प्रजाति आयन कहलाती है। तो आयन एक्सचेंज में पता होना चाहिए आयन क्या होता है। क्लियर है। अब इसी में यदि धनावेश उपस्थित हो तो इसे धनायन व ऋणावेश उपस्थित हो तो इसे ऋणायन कहते हैं। धनावेश उपस्थित हो तो धनायन व ऋणावेश उपस्थित हो तो इसे क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। ये पहला पॉइंट है, उतार दो फटाफट। पहली चीज क्लियर है। अब देखो जी, धनायनों का विनिमय को लिख देता हूं स्थानांतरण, धनायन विनिमय कहलाता है, क्योंकि चैप्टर से भी टिका हुआ है, धनायनों का विनिमय धनायन विनिमय कहलाता है, ठीक है ना। और इसके बारे में खास बात यह है, केवल या पूर्णतया पृष्ठ पर संपन्न होने वाली परिघटना है। ये पढ़ चुके हैं,
कि ये केवल किस पे होता है, पृष्ठ पे संपन्न होता है, और पृष्ठ पे जो संपन्न होती है ना वो अधिशोषण भी होती है ना, ठीक है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं धनायन विनिमय अधिशोषण की एक प्रक्रिया है, या अधिशोषण ही होता है, ठीक है ना। पृष्ठ पे होने वाली परिघटना है और अधिशोषण की ही एक प्रक्रिया है, अधिशोषण की एक प्रक्रिया है। हो गया। अब तीसरा नंबर 3, किसी मृदा द्वारा कुल अधिशोषित किए गए धनायन की मात्रा, और ये कुल जो है ना कितनी मृदा लेनी है ये बता देता हूं। 1 किलोग्राम शुष्क मृदा इतनी लेनी है, ऐसा नहीं तुम एक बार की बोलो बोलो, ठीक है ना। तो किसी मृदा द्वारा कुल अधिशोषित किए गए धनायन की मात्रा, और मृदा कितनी, 1 किलोग्राम शुष्क, ठीक है ना। तो कुल अधिशोषित किए गए धनायन की मात्रा उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, और धनायन विनिमय क्षमता के लिए एक और वर्ड है कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी, उस मृदा की धनायनिक विनिमय क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। तो आप आज की क्लास में भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, कौन से हैं। पहला, आवेशित प्रजाति आयन कहलाती है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो धनायन, नेगेटिव है तो ऋण आयन। अब एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। दूसरा, धनायनों का विनिमय या स्थानांतरण धनायन विनिमय कहलाता है, और यह केवल या पूर्णतया पृष्ठ पर संपन्न होने वाली परिघटना है। धनायन विनिमय अधिशोषण की ही एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। और तीसरा, किसी मृदा द्वारा कुल अधिशोषित किए गए धनायन की मात्रा उस मृदा की क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता या कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी। इसको उतारो फटाफट। ठीक है, उतार लिया। अब देखो जी नंबर 4 पॉइंट को दिखाएंगे ना, वो तीसरे पॉइंट को घुमाएंगे, घुमा के कान पकड़ने वाली बात है। नंबर 4, किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होती है उसके धनायन को धारण करने की मात्रा, उसकी धनायन को धारण करने की मात्रा भी अधिक होती है, अधिक होती है। अर्थात मृदा की CEC का मान जितना अधिक है, मृदा
उतने ही अधिक धन आयनों को धारण कर सकती है। ठीक है ना, ये हो गया चौथा पॉइंट। यानी किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होती है वो मृदा उतने ही धनायनों को क्या कर सकती है, उतनी ही अधिक मात्रा में धनायनों को क्या कर सकती है, धारण कर सकती है। तो वो तीसरा पॉइंट की क्या है, अपन ने घुमा के निकाल दिए। सेम वही चीज़ है, जितने ज़्यादा धनायन धारण करेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, कैटायनिक एक्सेस कैपेसिटी। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। इसके लगभग 10-11 टॉपिक है, बाकी के लिखेंगे कल की क्लास में। ओके बाय।